Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। सूर्या है तो भरोसा है। प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे नीट के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले टीचर्स ने ही ये सारे सवाल पहले रट लिए और उसके बाद ये इनको लीक कर दिया। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक क्वेश्चन पेपर लीक की शुरुआत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ हुई। ये वो लोग थे जो क्वेश्चन पेपर सेट करते थे और इन 3 लोगों में से 2 महिलाएं हैं। इन एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन पेपर सेट करते समय सवालों को याद कर लिया और फिर बाद में जब वो अपने होटल में आए तो उन्हें कागज पर दोबारा से लिख लिया। आज हम आपको ये बताएंगे कैसे इन 3 टीचर्स ने, इन 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने पूरे देश के 22 लाख छात्रों के साथ विश्वासघात किया। इसके बाद आपको यह दिखाएंगे कि अमेरिका की एक अदालत ने मेटा पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 9,000 करोड़। मेटा पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया एप्स इस तरह से डिजाइन किए हैं ताकि बच्चों को उसकी लत लग जाए, आदत लग जाए। आज हम इस सवाल को डिकोड करेंगे कि क्या सोशल मीडिया एक तरह का नया टोबैको बन चुका है और अब बच्चे ड्रग एडिक्ट की तरह सोशल मीडिया के एडिक्ट बनते जा रहे हैं। क्या अब वो समय आ चुका है जब सिगरेट्स और शराब की तरह सोशल मीडिया ऐप्स खोलने से पहले एक वैधानिक चेतावनी आनी चाहिए कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और आखिर में हम 62 साल के एक पत्रकार और तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को सुनाई गई 10 साल की सजा को डिकोड करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वर्ष 2013 में अपनी पूर्व महिला सहयोगी से रेप के आरोप में तरुण तेजपाल को यह सजा सुनाई है। इस फैसले में तरुण तेजपाल के साथ ही काम करने वाली एक लड़की को न्याय मिलने में 13 साल का लंबा समय तो लगा, लेकिन इस फैसले ने यह भी साबित कर दिया कि भारत में कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और यहां चाहे देर हो जाए लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन सबसे पहले आज आपको रांची लेकर चलेंगे। रांची में पिछले 14 दिनों से सैकड़ों हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ये छात्र झारखंड की सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। अब तक यह आंदोलन पूरी तरह छात्रों के नेतृत्व में और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन आज इस आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर यह आई कि वामपंथी छात्र संगठन आयसा की अध्यक्ष नेहा बोरा यहां पर पहुंच गई और इसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। नेहा बोरा छात्रों के इस मंच पर कुछ देर रुकना चाहती थी, भाषणबाजी करना चाहती थी, अपने नंबर बनाना चाहती थी, लेकिन वहां मौजूद छात्रों ने उनसे साफ कह दिया कि यह छात्रों का आंदोलन है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए वो तुरंत इस मंच को छोड़ दें। जा रहा है, मंच से फोटो खींच रहे थे, इसको भगाया जा रहा है। मंच से देखिए भगा रहा है, मंच से भगाया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं नेहा बोरा को किस तरह से मंचों से उतारा जा रहा है और ये तमाम जो परिवार है वाले हैं वो चिंतित है और वहीं परिवार वालों का कहना है कि मंच से बाहर निकल जाइए। इसको मंच में बहुत टाइम दिया गया, बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, सभी लोगों को वहां से देखिए छात्रों का ये जो आंदोलन है, जो इस समय
झारखंड में चल रहा है, रांची में चल रहा है, ये थोड़ा अलग है। आपको याद होगा जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान विपक्षी दलों के बहुत सारे नेता लगातार यहाँ पर पहुँच रहे थे और जंतर मंतर पर जब छात्र आंदोलन चल रहा था तो इसके नेताओं के घर जाते थे। अभिजीत दीप के नेताओं के घर जा जाकर उनके हाथ जोड़कर उनसे वहाँ आने की विनती करते थे और कहते थे कि आप जंतर मंतर पर आइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। और आपने देखा होगा बहुत सारे नेता वहाँ राजनीति करने के लिए, नेतागिरी करने के लिए, सिर्फ वहाँ पर दिखने के लिए वहाँ जाते थे और अभिजीत दीपके उन सब का स्वागत करते थे, उन्हें रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए गाड़ी तक जाते थे और बाद में इन नेताओं को छोड़ने के लिए भी गाड़ी तक जाते थे। और बहुत सारे विपक्षी नेता आपको जंतर मंतर पर मंच पर दिखे होंगे। शुरुआत में ये लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे अभिजीत दीपके ने बहुत सारे नेताओं के साथ फ़ोन पर बात की, उनके घर भी गए और फिर उनसे कहा कि आप हमारा समर्थन कीजिए। और फिर विपक्षी नेता यहाँ पर आए और एक प्रकार से बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने इस पूरे आंदोलन को टेक ओवर करने की भी कोशिश की। तो झारखंड के जो छात्र हैं वो अभी तक नेताओं से और नेतागिरी से दूर हैं और वो इसे पूरी तरीके से एक गैर राजनीतिक मंच बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद आयसा ने आज रांची में झारखंड की विधानसभा तक मार्च निकाला और इसी दौरान एक व्यक्ति ने नेहा बोरा पर आज स्याही फेंक दी और उन पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप भी लगा दिया। हंगामा हो गया है और यहाँ पर जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? जो लोग ये समझते हैं कि वो स्याही से इस देश भर में उमड़ रहा छात्रों, नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं हम। अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपके नफरत की राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी तो धिक्कार है इस छात्र राजनीति पर। समरनाथ नाम है मेरा पार्टी से जुड़ा अपना संगठन है त्रिनेत्रा। क्यों इन लोग घुसने नहीं देंगे झारखंड में, इन लोग झारखंड में घुसने नहीं देंगे। तो नेहा बोरा जो हैं ये एक वामपंथी छात्र नेता हैं, छात्र संघ की राजनीति करती हैं और जो इनके कार्यकर्ता हैं उनको ये छात्र बताती हैं। तो इस प्रकार के जो छात्र नेता होते हैं ये अपने साथ कुछ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रखते हैं, जहां भी जाते हैं उन कार्यकर्ताओं को ले जाते हैं और फिर ये कार्यकर्ता अपने आप को छात्र बताने लगते हैं, जबकि इनमें से कोई छात्र है नहीं। ये ज़रूर किसी कॉलेज में पढ़ने वाले होंगे, लेकिन ये सारे के सारे लोग सिर्फ राजनीति करने यहाँ आते हैं। नेहा बोरा ने इससे पहले जंतर मंतर आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद 25 जुलाई को नेहा बोरा राहुल गांधी से मिलने गई थी और दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी झारखंड के इस छात्र आंदोलन पर 12 दिनों तक चुप रहे थे। फिर 6 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा कि वो झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर हेमंत सोरेन की सरकार से बात करेंगे। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की ही गठबंधन सरकार है। अब रांची में आंदोलन कर रहे कुछ छात्रों का यह दावा है कि राहुल गांधी ने ही नेहा बोरा को रांची भेजा है। दिलचस्प बात यह है कि नेहा बोरा छात्र आंदोलन के 14वें दिन इतनी देर से रांची पहुंची।
लेकिन कॉकरोच पार्टी का एक भी नेता अब तक इस आंदोलन में नहीं पहुंचा है। पहले अभिजीत दिपके ने कहा कि उन्हें टाइफाइड हो गया है, वो और उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो बहुत बीमार हो गए हैं, वो बहुत थक गए हैं क्योंकि उनका इतना लंबा आंदोलन चला। इस दौरान इनकी जो सेहत है वो ख़राब हो गई है, वो कहीं आने जाने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद अभिजीत दिपके अपने इन्हीं नेताओं के साथ अपने घर पर मीटिंग करते हुए दिखे, रणनीति बनाने में व्यस्त रहे, छत पर खड़े हुए चाय पीते हुए ये लोग दिखाई दिए। यहाँ पर आप देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि इनमें से कोई बीमार है, देखने में तो नहीं लग रहा कि इनमें से कोई बीमार है, लेकिन अभिजीत दिपके कहते हैं कि अभी हम सब लोग शारीरिक रूप से बीमार हो गए हैं, हम बहुत थके हुए हैं और अभी हम रांची जाने की स्थिति में नहीं है। कॉकरोच पार्टी ने इस छात्र आंदोलन को अपना समर्थन तो दिया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच अब तक उनका एक भी नेता नहीं पहुंचा है। तो ये एक बड़ी बात है और ये देश को अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए। अब आपको रांची के छात्र आंदोलन का एक नया अपडेट बताते हैं। इस समय आंदोलन करने वाले छात्रों और झारखंड की सरकार के बीच बातचीत चल रही है। 8 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनमें से एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों को पूरा होने तक ये भूख हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। हालांकि अब दोनों पक्षों में यानी इन छात्रों की सरकार से बातचीत चल रही है। ये बाकी संस्था के अगर बात करेंगे तो बाकी जगह तो विभाग होता है, इसका तो कोई विभाग भी नहीं था। उसके बाद भी इन 2 संस्थाओं के ऊपर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा सकी, तो फिर थोड़ा सा तो दुख लगता है कि ये 2 संस्थाएं हैं जहाँ से हम लोग उम्मीद करते हैं कि बच्चों का भविष्य तय होगा, लेकिन वो संस्थाएं ही अगर बिकी हुई रहे तो फिर काफ़ी ज़्यादा निराशा उत्पन्न होता है युवाओं के बीच। और आज निराशा का ही वजह है कि आज यहाँ पे आपको ये पूरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जंतर मंतर के रूप में, छावनी के रूप में बदल गया है। बिल्कुल कोई नेगोशिएशन नहीं होगा जब तक हम लोग की पूरी मांगे नहीं मान ली जाती, हम लोग वार्ता को सफल नहीं मानेंगे। यहाँ पे आज मैं आया, यहाँ पे जेपीएससी के और जेएसएससी सीजीएल का आंदोलन चल रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड बने हुए 26 साल हो गए और इन 26 सालों में आप जेपीएससी और जेएसएससी का इतिहास देखिएगा तो एक भी परीक्षा सही ढंग से हुई नहीं है। हो सकता है कि मेरे आंदोलन करने का तरीका थोड़ा कुछ और हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति का आंदोलन करने का तरीका और हो सकता है, नाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है हर एक जेनजी का, मैं भी एक जेनजी हूँ, तो आंदोलन मैं जिस भी ढंग से करूँ सही है। और मोहन भागवत झारखंड में छात्रों के इस आंदोलन की इसलिए बड़ी चर्चा हो रही है और पूरे देश में भी हो रही है क्योंकि ये आंदोलन जो है ये जंतर मंतर के आंदोलन से अलग है। यहाँ जंतर मंतर की तरह असभ्य और अश्लील भाषा बोलते हुए आपको एक छात्र नहीं मिलेगा। यहाँ गालियाँ देते हुए रील्स नहीं बनाई जा रही। यहाँ खाने पीने के लिए अलग अलग फास्ट फूड के स्टॉल्स नहीं लगाए गए हैं। यहाँ पर फास्ट फूड बंट नहीं रहा है और लोग यहाँ इन छात्रों के लिए खाना बाहर से ऑर्डर भी नहीं कर रहे हैं। न जाने हमारे देश के वो कौन से लोग थे जो जंतर मंतर पर छात्रों के लिए लगातार ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना भेज रहे थे। बाहर से कतर तक से दूसरे देशों से भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके इनके लिए खाना भेज रहे थे। लगातार दिन रात खाना बंट रहा था। कई लोग तो कहते थे कि हम खाना खाते खाते थक चुके हैं। और मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले ये जो छात्र हैं, जब इन्होंने प्रोटेस्ट के बाद अपना वजन चेक किया होगा तो सबका 5-5 किलो वजन बढ़ चुका होगा। ये ऐसा प्रोटेस्ट था। लेकिन जंतर मंतर की तरह रांची के इस विरोध प्रदर्शन में कोई खाना नहीं भेज रहा, बाहर से कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर रहा इन छात्रों के लिए। कितनी अजीब सी बात है। यहाँ के मंच पर विपक्षी नेताओं और सेलिब्रिटीज का मेला नहीं लगा। यहाँ पर हमारे देश की सेना और पुलिस पर भी कोई हमला नहीं हुआ। सेना के लिए अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल हुई। यहाँ के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आंदोलन अब संपूर्ण भारत के लिए एक मिसाल बन गया है। आज मैं भारत के जेन ज़ी को यह कहना चाहता हूं कि कभी अगर आपको आंदोलन करना हो, प्रोटेस्ट करना हो, क्योंकि ये लोकतंत्र है, प्रोटेस्ट करना तो आपका अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो जंतर मंतर से ना सीखकर आपको रांची के इन छात्रों से सीखना चाहिए कि लोकतंत्र में असली प्रोटेस्ट क्या होता है, लोकतंत्र में असली आंदोलन क्या होता है।
तो अगर कभी आपको फॉलो करना हो तो इस आंदोलन को फॉलो कीजिए। मैं जानता हूं सोशल मीडिया पर यह आंदोलन ट्रेंड नहीं कर रहा है। इस आंदोलन से आपको मनोरंजक रील्स नाचते हुए गाते हुए नहीं मिल रही हैं। इस आंदोलन से अश्लील रील्स नहीं आ रही हैं आप तक। आपको मजा नहीं आ रहा है इंस्टाग्राम पर इस आंदोलन को देखकर। लेकिन आंदोलन एक गंभीर विषय है और उसकी गंभीरता को खत्म नहीं करना चाहिए। कुछ बातें मैं आज झारखंड के रांची के इन छात्रों से कहना चाहता हूं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जंतर मंतर पर जो छात्र नेता थे, उन्हें विपक्षी नेताओं के समर्थन की बड़ी जरूरत थी। वो विपक्षी नेताओं के घरों में जा रहे थे और कहते थे कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे मंच से भाषण दीजिए, और उन्होंने अपने मंच को पूरी तरीके से राजनीतिक बना दिया था। इनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी विपक्षी नेता को फोन करने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको कॉकरोच पार्टी से भी बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी हमारे यहाँ हमारा समर्थन करने के लिए नहीं आई। आपको कॉकरोच पार्टी का समर्थन लेना ही नहीं चाहिए। आप कॉकरोच पार्टी से बड़े हैं, उनसे कहीं ज्यादा परिपक्व हैं, उनसे कहीं ज्यादा पवित्र हैं। आपको ना कॉकरोच पार्टी की जरूरत है, ना आपको किसी विपक्षी नेता की जरूरत है। इसलिए आपको किसी को नहीं बुलाना चाहिए। आपको, हमारे देश में बहुत सारे छात्र नेताओं को यह गलतफहमी है कि जब कोई बड़ा विपक्षी नेता उनके साथ जुड़ जाएगा तो उनके आंदोलन में जान आ जाएगी। राहुल गांधी जैसे नेता अगर उनके साथ आकर खड़े हो जाएं तो आंदोलन को ताकत मिलेगी। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज के दौर में विपक्षी नेताओं का बुरा हाल है। हमारे देश में एक भी विपक्षी नेता ऐसा नहीं है जिसका अपना कोई जनाधार हो। अगर उनका अपना कोई जनाधार होता तो आपकी जगह वो खुद ही आंदोलन कर लेते। आज किसी की इतनी औकात नहीं विपक्षी नेता की कि वो ऐसा आंदोलन खुद करने की ताकत रखते हो। उनके कहने पर उनका एक कार्यकर्ता ऐसे भूख हड़ताल पर बैठेगा ही नहीं। इसलिए हमारे विपक्षी नेताओं का तो पहले ही बड़ा बुरा हाल है, उनके पास कोई ताकत नहीं है। आपको अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। और आज नेताओं को छात्रों की जरूरत है, छात्रों को नेताओं की जरूरत नहीं है। अब जब छात्रों की बात हो ही रही है तो आपको ये बताते हैं, जब ये क्वेश्चन पेपर लीक का ये मामला शुरू हुआ, जो कि इतना बड़ा मुद्दा हमारे देश में बन गया, आज आपके लिए एक नई खबर लेकर आए हैं। वो ये कि आपको ये बताएंगे कि कैसे नीट के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले टीचर्स ने ही इस क्वेश्चन पेपर के सवाल रट लिए और बाद में उन सवालों को लीक कर दिया। नीट की परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग थी और उसके पीछे एक बिजनेस मॉडल था। सीबीआई ने 77 दिन तक इस मामले की जांच की कि यह नीट का क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हुआ, और 77 दिन की जांच के बाद सीबीआई ने अदालत में अपनी चार्जशीट 28 जुलाई को दाखिल की। अब वो चार्जशीट में क्या लिखा है अब हमें पता चला है। अब इस चार्जशीट की जानकारी हम तक आई है। इस चार्जशीट में सीबीआई ने विस्तार से बताया है कि नीट की परीक्षा का यह क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हुआ। तो आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि सिर्फ 3 टीचर्स की वजह से नीट परीक्षा का यह क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, और इन 3 टीचर्स ने देश के 22 लाख छात्रों के भविष्य से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। ये 3 टीचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। जिस क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर 36 दिनों तक आंदोलन चला, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, उसकी सबसे बड़ी कहानी आज आप हमसे ध्यान से सुनिएगा। उस कहानी को आज हम डिकोड कर रहे हैं। अब तक ज्यादातर लोगों को लगता था कि नीट परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को कोई बहुत बड़ा गैंग लीक करता होगा, या फिर किसी हैकर ने यह पूरा ऑनलाइन सिस्टम हैक कर लिया होगा, या फिर यह लीक हुआ होगा किसी प्रिंटिंग प्रेस से जहां पर यह क्वेश्चन पेपर छपने के लिए गया होगा। यही ज्यादातर लोग सोचते हैं। लेकिन सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के जिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पर क्वेश्चन पेपर सेट करने की और उसे सुरक्षित रखने की, उसे एक सीक्रेट रखने की जिम्मेदारी थी, वही जो लोग थे उन्होंने ही गद्दारी की। ये एक्सपर्ट्स क्वेश्चन पेपर सेट करते समय
उन सवालों को याद कर लेते थे, रट लेते थे, और बाद में जो रटे हुए सवाल थे उन्हें बाद में पेपर पर लिख लेते थे। यानी इस बार पेपर लीक किसी पेन ड्राइव से नहीं हुआ, किसी मोबाइल फोन से नहीं हुआ, किसी हैकिंग से नहीं हुआ, किसी प्रिंटिंग प्रेस से नहीं हुआ, ये हुआ है ह्यूमन मेमोरी की मदद से। इंसान की ये जो याददाश्त है, इसकी वजह से। टीचर्स आपके भी अक्सर ये कहते थे, छात्रों को अक्सर टीचर्स बताते हैं कि अपनी याददाश्त को बढ़ाओ, जो पढ़ते हो उसे याद रखो। और हमारे देश में भी बहुत सारे जो छात्र हैं वो रट्टा मारते हैं, और यही तो है, आप जब किताब में कुछ पढ़ते हैं आपको याद रहता है, तभी आप परीक्षा में लिखते हैं। लेकिन इन टीचर्स ने अपनी ही मेमोरी का, अपनी याददाश्त का ही इस्तेमाल पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि नीट परीक्षा का पेपर लीक करने के लिए किया। सीबीआई ने 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, और इस पूरे पेपर लीक की शुरुआत एनटीए के 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट से हुई। यानी ये जो लीकेज हुई है ये असल में एनटीए के दफ्तर से हुई है, और इन 3 में से 2 महिलाएं हैं। सोचिए, पहला नाम है केमिस्ट्री के एक्सपर्ट प्रहलाद विट्ठल राव कुलकर्णी, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। दूसरी हैं बॉटनी की एक्सपर्ट मनीषा गुरुनाथ मंधारे, और तीसरी हैं फिजिक्स की एक्सपर्ट मनीषा संजय हवलदार। ये तीनों महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले थे। अब आपको बताते हैं कि इन तीनों टीचर्स ने यह पेपर लीक किया कैसे। सीबीआई के मुताबिक तीनों एक्सपर्ट्स को नीट की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर का ट्रांसलेशन और प्रूफ रीडिंग करने की जिम्मेदारी दी गई थी। क्वेश्चन पेपर तैयार करने का काम तो दिल्ली में एनटीए ऑफिस में एक सुरक्षित जगह पर हुआ, एनटीए के दफ्तर में एक सुरक्षित जगह पर। लेकिन हर एक्सपर्ट को शाम को होटल वापस जाने की अनुमति थी। यह था कि भाई आप दिन में काम कीजिए और शाम को आप जहां भी आप रुके हुए हैं, जिस भी होटल में, आप वापस जा सकते हैं। और यही सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स थी। सबसे बड़ा जो इस समय आप कह सकते हैं कि जो लूप होल था वो यही था। केमिस्ट्री के एक्सपर्ट प्रहलाद कुलकर्णी ने आसान सवालों को याद कर लिया, और शाम को जब वो होटल पहुंचे तो वहां पर कागज पर जो भी उन्होंने सवाल याद किए थे उन्हें दोबारा लिख लिया। इसी तरह मनीषा मंधारे ने अपने होटल लौटने के बाद एनसीईआरटी की किताबों में उन हिस्सों को मार्क कर लिया जहां से बॉटनी के ये सवाल लिए गए थे। जिन चैप्टर से वो सवाल आ रहे थे उन्होंने तुरंत उन्हें अंडरलाइन कर लिया। उनके पास एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव था, इसलिए वो सिर्फ सवाल देखकर ही ये पहचान लेती थी कि ये सवाल एनसीईआरटी की किताब के किस चैप्टर से लिए गए हैं। तो देखिए इन्हें अनुभव कितना था, लेकिन उस अनुभव का इस्तेमाल कैसे किया। ये जो टीचर हैं ये इतनी बार उन किताबों को पढ़ चुकी हैं एनसीईआरटी की कि सवाल देखकर बता देंगी कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, और इसी का उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। फिर मनीषा हवलदार दिन भर फिजिक्स के सवालों को याद रखती थी और शाम को अपने ठहरने की जगह पहुंचकर उन्हें छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेती थी। इन एक्सपर्ट्स ने याददाश्त और अपने बनाए गए नोट्स के आधार पर पूरे क्वेश्चन पेपर को दोबारा से तैयार कर लिया। इसके अलावा एनटीए के ऑफिस में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को रफ वर्क करने के लिए सादे कागज दिए जाते हैं। प्रहलाद कुलकर्णी ने इन्हीं कागजों पर केमिस्ट्री के सभी 135 सवाल और उनके जवाब लिख लिए, और उन्हें छिपाकर वो एनटीए के ऑफिस से बाहर ले गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आपने जिस एक्सपर्ट को क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए रखा हुआ है, वो व्यक्ति कागज पर सारे नोट्स बनाकर अपने शरीर में छुपाकर, अपनी पैंट की जेब में छुपाकर, अपने कपड़ों में छुपाकर उस एनटीए के ऑफिस से बाहर आ गया। और तब जब वो बाहर आ रहा था किसी को इसका पता नहीं चला, क्योंकि एनटीए के कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में आने जाने वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की ना तो तलाशी ली जाती है और ना ही उनकी ठीक से जांच होती थी। तो आप सोचिए, आप इतना कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हैं लेकिन उस दफ्तर में आपकी जांच नहीं हो रही। इसी साल 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच प्रहलाद कुलकर्णी ने केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन पेपर्स, जो 3 क्वेश्चन पेपर के सेट थे, उनका अनुवाद किया। तो इन्हें अनुवाद करने के लिए रखा था, और इसी दौरान उन्होंने इन सवालों को छिपाकर एनटीए ऑफिस से बाहर निकाल लिया। तो इनको बुलाया तो गया था अनुवाद करने के लिए,
बुलाया गया था प्रूफ रीडिंग करने के लिए, तो जाहिर है जब अनुवाद करेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर इनके सामने होगा। इन्हें यह बताना था कि क्वेश्चन पेपर जो है, जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं वो सही हैं या नहीं, उनकी प्रूफ रीडिंग करनी है और उनका अनुवाद भी करना है। तो इन्हें पहले ही पता चल गया कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से सवाल हैं। इन तीनों एक्सपर्ट्स ने सवालों को याद रखने और इस दफ्तर से बाहर पहुंचाने के लिए भले ही अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन इन सब का मकसद एक ही था और वो था नीट के पूरे क्वेश्चन पेपर को दोबारा से तैयार करना और फिर उसे बेच देना। इन एक्सपर्ट्स ने सवालों को कागज पर अपने हाथों से लिखा। उन्होंने इन सवालों को लिखने के लिए किसी कंप्यूटर या किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उससे एक डिजिटल सबूत बन सकता था। ये भी बहुत शातिर हैं इस मामले में। सब कुछ कागज पर लिखा और फिर कागज को फेंक दिया होगा। अब आपको इस पेपर लीक का पूरा मैप दिखाते हैं। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक एनटीए के ऑफिस में बैठे तीनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स क्वेश्चन पेपर तैयार करते समय ही उसकी एक अलग कॉपी बना रहे थे साथ साथ। लेकिन इस पेपर लीक नेटवर्क की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है एक ब्यूटिशियन जिसका नाम है मनीषा संजय वाघमारे, जो पेपर लीक नेटवर्क की मास्टरमाइंड है और यह भी पुणे की रहने वाली है। तो देखिए, चारों लोग पुणे के हैं। ये तीनों एक्सपर्ट्स इसी से क्वेश्चन पेपर शेयर किया करते थे, इसी महिला से। इसके बाद यही महिला मनीषा वाघमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स, इनकी फोटो और चैट्स शेयर कर रही थी। अलग अलग ब्रोकर्स के जरिए ये क्वेश्चन पेपर्स कई कोचिंग सेंटर्स को भेजे जा रहे थे और लाखों रुपए देकर छात्र इस क्वेश्चन पेपर को खरीद भी रहे थे। अब आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि सीबीआई ने इस केस को सॉल्व कैसे किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे बड़े सबूतों में से एक मिला महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले केमिस्ट्री एक्सपर्ट प्रहलाद कुलकर्णी की हाउसिंग सोसाइटी का एंट्री ऐप। आप जानते हैं आजकल जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें एक एंट्री के लिए एक अलग से ऐप बना हुआ है। अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो आपके फ़ोन में भी एक ऐप होगा। उस ऐप में अगर आपका कोई भी गेस्ट आता है तो उसकी ऐप में सोसाइटी में आने वाले हर विजिटर की जो एंट्री होती है, उसका एग्जिट का रिकॉर्ड होता है और उसके बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स भी इसी ऐप में दर्ज होते हैं। मतलब आपके घर में कोई भी मेहमान आएगा, उसकी एंट्री, उसकी एग्जिट और उसकी सारी डिटेल्स इस ऐप में आ जाती हैं। सीबीआई को इसी ऐप से उन छात्रों और उनके माता पिता की एंट्रीज मिली जो नीट परीक्षा से पहले प्रहलाद कुलकर्णी से स्पेशल कोचिंग लेने पहुंचे थे। तो प्रहलाद कुलकर्णी साहब ये कहते होंगे कि भाई मैं कोचिंग देता हूं और कोचिंग के साथ साथ मैं बच्चों को क्वेश्चन पेपर भी बेच दूंगा, तो ये अलग से इंसेंटिव हो गया। इसके बाद सीबीआई ने इन रिकॉर्ड्स को मैच किया। इन रिकॉर्ड्स को छात्रों और उनके माता पिता के मोबाइल फोन के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा से मैच किया गया। इन डिजिटल सबूतों से इस बात की पुष्टि हो गई कि परीक्षा से पहले ये छात्र और इनके माता पिता प्रहलाद कुलकर्णी के संपर्क में थे, फोन पर भी और मिलने भी गए थे। सीबीआई के मुताबिक इस पेपर लीक में एनटीए की सुरक्षा व्यवस्था की खामियों का भी पूरा फायदा उठाया गया। दिल्ली में एनटीए के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे, लेकिन उन कैमरों की लाइव फीड को लगातार कोई मॉनिटर नहीं कर रहा था। अब आप सोचिए, आपने अपने पूरे दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे तो लगा रखे हैं, लेकिन जब उन्हें कोई मॉनिटर ही नहीं करता तो फिर उसका फायदा क्या है। इसलिए पेपर सेट करते समय एक्सपर्ट्स क्या कर रहे थे, कैसे इन सवालों को चुरा रहे थे, कैसे उनकी एक कॉपी बना रहे थे, कागज पर नोट बना रहे थे, इस पर किसी की नजर नहीं थी। सीबीआई के मुताबिक एनटीए के पास सिर्फ 20 से 25 दिनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहती थी। नीट पेपर तैयार करने का काम 7 अप्रैल तक पूरा हो चुका था, जबकि सीबीआई ने लगभग 35 दिनों के बाद 12 मई को यह मामला दर्ज किया और उसके बाद अपनी जांच शुरू की। और इस वजह से जांच शुरू होने तक इन एक्सपर्ट्स की सीसीटीवी फुटेज अपने आप ही डिलीट हो चुकी थी और सीबीआई को कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग उसी दिन मिल जाती, पहले दिन ही, तो शुरू में ही पता चल जाता कि इन्होंने क्या किया था। तो आप देख सकते हैं, इस बार 20 लाख छात्र नीट के री एग्जाम में शामिल हुए हैं। 20 लाख, जिसमें से लगभग 11 लाख छात्र
यानी लगभग 56% जो हैं छात्र पास हो गए। लेकिन अपने बच्चों को इस कंपटीशन से बचाने के लिए और डॉक्टर बनाने के लिए जेन जी के पेरेंट्स ने एक शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाया और 10 से 12 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर्स खरीद लिए। सोचिए, ये हमारे देश के माता पिता ही अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए गलत रास्ता चुनते हैं और उसकी वजह से कितने काबिल और होनहार छात्रों को मौका नहीं मिल पाता। आज हमारे समाज में शिक्षकों को माता पिता से भी ज्यादा सम्मान दिया जाता है। माता पिता भगवान की तरह माने जाते हैं, शिक्षक को भी भगवान की तरह ही माना जाता है। लेकिन इन 3 शिक्षकों ने जिस तरह से पेपर लीक किया, अगर अदालत में यह आरोप सिद्ध हो गए तो उन्हें उम्र कैद की सजा अब हो सकती है। तो आप देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो समस्याएं एक नहीं बहुत सारी हैं। पहली समस्या तो यह है कि शिक्षक ही बेईमान है। दूसरी समस्या यह है कि हमारे देश में ऐसे बच्चों और बच्चों के माता पिता की कमी नहीं जो कि अपने बच्चों को मेहनत के दम पर नहीं बल्कि क्वेश्चन पेपर खरीद कर इस एग्जाम में पास करवाना चाहते हैं। तो समाज की स्थिति भी आप देख लीजिए, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं वो भी इसी देश के, इसी समाज के लोग हैं। जो खरीदने वाले हैं, जो बेईमानी करके पास होने वाले हैं, वो भी इसी जेन जी के बच्चे हैं और उनके माता पिता इसी जेन जी के बच्चों के माता पिता हैं जो पैसा खर्च करके अपने बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। तीसरी समस्या, हमने एनटीए तो बना दिया, सीसीटीवी भी लगा दिया, सारी चीजें कर ली और ये भी कह दिया कि हम बहुत सीक्रेसी के साथ काम करते हैं, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन हमारा सिस्टम इन्हें पकड़ने में बिल्कुल नाकाम रहा। सीसीटीवी लगाने से क्या होगा जब उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर बहुत सारी समस्याएं हैं। और नीट में जो बच्चे पास होते हैं, पास होना इतना मुश्किल है। जैसे जैसे कोई क्वेश्चन पेपर या कोई परीक्षा मुश्किल होती चली जाती है, वैसे वैसे उसके क्वेश्चन पेपर की कीमत बढ़ती चली जाती है और इसीलिए ये कीमत लाखों रुपए में चली जाती है। और फिर सब कुछ अगर आप मिलाकर देखें तो ये है कि हमारे देश में शिक्षा अब एक व्यवसाय बन चुका है। शिक्षा एक बिजनेस है और बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी। आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप पैसा कितना कमाते हैं। पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके जरिए पैसा कमाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो शिक्षक हैं, ये क्वेश्चन पेपर बेचने का बिजनेस कर रहे थे और इनके ग्राहक कौन है? बच्चों के माता पिता, जो एक प्रोडक्ट पैसा खर्च करके खरीद रहे थे। उस प्रोडक्ट को वो अपनी जो पैसा लगा रहे हैं वो उनकी एक इन्वेस्टमेंट है। वो जानते हैं कि ये हमने इतना पैसा इन्वेस्ट अगर किया तो हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर बनने के बाद जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है ये हम वसूल लेंगे। वसूलेंगे कैसे? जब वही बच्चा डॉक्टर बनेगा तो वो वहां बैठकर भी कोई ना कोई बेईमानी करेगा, क्योंकि उसे अपने क्वेश्चन पेपर का पैसा वसूलना है। आपको याद होगा, जो लोग रिश्वत देकर नौकरी करने के लिए जाते हैं उनके दिमाग में सबसे पहली बात ये होती है कि जितना पैसा मैंने रिश्वत में दिया है, सबसे पहले मैं अपनी नौकरी में उस पैसे को रिकवर करूंगा। तो ये पूरा की पूरा एक सिस्टम है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और चलता जा रहा है। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि इस बार शिक्षा के मामले में एक मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें इस बार कॉस्मेटिक चेंज से, इसकी फाइन ट्यूनिंग से कुछ नहीं होने वाला। अब आपको कानून की ताकत बताते हैं। कानून की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके सामने ताकतवर और कमजोर दोनों ही बराबर हैं। और ताकतवर पत्रकार तरुण तेजपाल की कहानी आज मैं आपको बताना चाहता हूं। तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा जो हुई है वो इस बात का सबूत है कि हमने जो फिल्मों में हम डायलॉग सुनते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वाकई कानून के हाथ लंबे होते हैं। उसको 13 साल तो लगे, लेकिन कानून के हाथ इस तरुण तेजपाल नाम के पत्रकार की गर्दन तक पहुंच ही गए। तरुण तेजपाल की उम्र है 62 साल, 62 ईयर्स, और ये पत्रकार तहलका मैगजीन का पूर्व एडिटर इन चीफ रह चुका है। और तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी ही एक पूर्व महिला सहयोगी के रेप केस में यह सजा सुनाई है। यानी अपने ही मैगजीन में काम करने वाली, अपनी ही कंपनी में काम करने वाली एक महिला का रेप कर दिया एडिटर इन चीफ ने।
तेजपाल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है और ये जो पूरा पैसा है ये पीड़िता जो लड़की है उसे दिया जाएगा। इससे पहले गोवा के एक ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2021 में तेजपाल को बरी कर दिया था। तो सोचिए, ट्रायल कोर्ट जो है वो बरी कर देती है और हाई कोर्ट वापस पकड़कर सजा सुना देती है। ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है जो मैं आपके सामने उठा रहा हूं क्योंकि ये अपने ज़माने में बहुत ही ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल और सत्ता के बहुत करीब रहा व्यक्ति, उसके जुर्म की कहानी है। तरुण तेजपाल एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल पत्रकार थे अपने ज़माने में, यूपीए सरकार के ज़माने में, कि सरकार के बहुत करीबी थे, पावरफुल थे और इनकी बात कोई टालता नहीं था। सबसे पहले आपको लेकिन ये बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। नवंबर 2013 में गोवा में तहलका मैगजीन के एक कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने अपनी एक महिला सहयोगी का लगातार 2 दिन में 2 बार यौन शोषण किया। उस समय तरुण तेजपाल तहलका मैगजीन के एडिटर इन चीफ थे और मालिक भी थे, यानी वो कंपनी भी इन्हीं की थी और एडिटर इन चीफ भी यही थे। जबकि वो जो लड़की थी वो इसी मैगजीन में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट के पद पर थी। जब तरुण तेजपाल ने अपने ही दफ्तर में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट का रेप किया, उस समय उस लड़की की, उस तरुण तेजपाल की जो उम्र थी वो 50 साल थी और जो पीड़ित लड़की है वो एक युवा पत्रकार थी। ये मामला गोवा के ट्रायल कोर्ट में चला और लगभग 8 साल के बाद कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया। हम तो जानते ही थे तरुण तेजपाल इतना वेल कनेक्टेड व्यक्ति है, उसने सारे सबूत, बढ़िया महंगे महंगे वकील लेकर और जितने भी तरीके अपनाए जाते हैं केस को दबाने में, वो सब का इस्तेमाल करके अपने लिए क्लीन चिट ले ली। इसके बाद ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील के लिए आया, जहां हाई कोर्ट ने तेजपाल को दोषी ठहरा दिया और ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई बड़ी बड़ी लापरवाहियों पर हाई कोर्ट ने बड़ी कड़ी नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने अपने 81 पन्नों के फैसले में इस बात पर सबसे ज्यादा नाराजगी जताई कि निचली अदालत ने एक प्रकार से पीड़िता लड़की को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अदालत ने यह माना कि तेजपाल अपने पद की वजह से उस लड़की को कंट्रोल कर सकता था। तेजपाल मैगजीन का एडिटर इन चीफ था, वो लड़की प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट थी, उसका पूरा भविष्य तेजपाल के हाथ में था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला, यह घटना वर्ष 2013 में हुई, जबकि इस मामले में गवाही 2018 से 2021 के बीच दर्ज की गई। सोचिए, इस घटना के 5 साल बाद भी पीड़िता से बार बार रेप पर असहज करने वाले सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। अदालत ने माना कि इन सवालों का उद्देश्य घटना की निष्पक्ष जांच नहीं था, बल्कि उस लड़की को परेशान करके बार बार उससे ऐसे सवाल पूछकर कि वो निराश हो जाए, परेशान हो जाए, तरुण तेजपाल को बचाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरा, निचली अदालत में सुनवाई के दौरान तरुण तेजपाल की जगह उस लड़की को ही कटघरे में खड़ा किया गया। उससे बार बार उसकी पर्सनल लाइफ और उसके पुराने रिश्ते, उनके बारे में सवाल पूछे गए और उसे बार बार अपमानित किया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1000 पन्नों की इस बहस में लगभग आधा हिस्सा ऐसे ही सवालों से भरा हुआ है, यानी पूरा फोकस लड़की पर रख दिया। जिसने अपराध किया उस पर नहीं, सारा फोकस लड़की पर है। ऐसा लग रहा था कि आरोपी तरुण तेजपाल नहीं, बल्कि आरोपी वो लड़की है और उस लड़की को ही गुनहगार साबित करने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि ट्रायल कोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेजेस को लेकर बेहद प्राइवेट और अपमानजनक सवाल पूछने की अनुमति वकील को दे दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ऐसे सवालों पर रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तीसरी बात, हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने पूरा ध्यान इस बात पर लगाया कि लड़की का चरित्र कैसा था, घटना के बाद उस लड़की का व्यवहार कैसा था, जबकि निचली अदालत को यह देखना चाहिए था कि आरोपी तरुण तेजपाल ने अपराध किया है या नहीं। चौथी बात, हाई कोर्ट ने कहा कि हर पीड़ित अपने साथ हुए अपराध को लेकर अलग अलग तरीके से बर्ताव कर सकता है। कोई पीड़ित आंसू बहाता है और कोई पीड़ित सामान्य दिखने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह नहीं कि उस पीड़ित के साथ अपराध नहीं हुआ। उसमें यह बात बताने की कोशिश की गई कि जो लड़की है ये तो इस घटना के बाद बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रही है, इसे तो कोई दुख ही नहीं है।
ये तो इसकी आंखों में आंसू नहीं है, ये रो नहीं रही, ये तो सामान्य हो गई, आराम से अपनी जिंदगी जी रही, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी अदालत परफेक्ट विक्टिम यानी आदर्श पीड़िता की परिभाषा को तय नहीं कर सकती, यह हाईकोर्ट ने कहा है। पांचवी बात, हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी तरुण तेजपाल तहलका मैगजीन में एक बहुत बड़े पद पर था। वो मैगजीन का मालिक है, एडिटर इन चीफ है और उस लड़की का बॉस वो है, और वो उस लड़की के करियर और उसके भविष्य को बुरी तरह प्रभावित करने की स्थिति में था। हाईकोर्ट ने यह माना कि ट्रायल कोर्ट में पीड़ित लड़की को बहुत परेशान किया गया। पीड़ित लड़की के खिलाफ मीडिया ट्रायल भी चलाया गया। ये जो कहानी आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि पूरा एक वर्ग हमारे समाज का, हमारी व्यवस्था का कैसे ऐसे लोगों को बचाता है। मीडिया में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे पत्रकार जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उन्होंने लड़की के आरोपों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। न्यूज़ लॉन्ड्री नाम की एक वेबसाइट है। ये अलग अलग मुद्दों पर आर्टिकल्स लिखती है, वीडियोस भी बनाती है, और इसका काम है मेन स्ट्रीम मीडिया पर सवाल उठाना, और लोगों से अपनी वेबसाइट चलाने के लिए ये पैसा भी मांगती है। लोगों का चंदा जो मिलता है उससे ही अपनी वेबसाइट चलाते हैं। इसी वेबसाइट ने अपने एक आर्टिकल में आरोपी तरुण तेजपाल को ही विक्टिम बताया था। दिलचस्प बात यह है कि यह आर्टिकल फरवरी 2014 में लिखा गया था और उस समय इस मामले की जांच चल ही रही थी। आज मैं इस आर्टिकल की एक कॉपी लेकर आया हूं और इसमें लिखा था कि तरुण तेजपाल भी एक पीड़ित हैं। उस समय पीड़िता पर ही सवाल उठाने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, बबलगम फेमिनिज्म। तब मीडिया में इस तरह के कई आर्टिकल्स आए थे जिसमें लड़की पर सवाल उठाए जा रहे थे और यह कहा जा रहा था कि लड़की ने तरुण तेजपाल को फंसा दिया। यह वो मीडिया है जो खुद को फेमिनिस्ट कहता है, महिलाओं के अधिकारों की बात उठाता है, लेकिन अगर इनका अपना आदमी फंस जाए इनकी विचारधारा का तो फिर ये उसका सपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये वो आर्टिकल है जो मैं आज जिसकी कॉपी लेकर आया हूं, आपकी स्क्रीन पर भी है। लेटर टू मिस तहलका असॉल्ट विक्टिम, और लंबा चौड़ा ये आर्टिकल लिखा गया है। इसकी जो खास बात है वो कहते हैं, आई डू नॉट सी यू एज अ विक्टिम अनलेस इट इज ऑफ बबलगम फेमिनिज्म। फिर आगे इसमें लिखा गया है, yet in all fairness in the one way fury that had been unleashed on him मतलब तरुण तेजपाल, in response to this incident he has become the victim not you। तो लड़की को कह रहे हैं कि विक्टिम आप नहीं हैं, विक्टिम तो तरुण तेजपाल है, क्योंकि जिस प्रकार से तरुण तेजपाल पर पर्सनल अटैक्स हुए जा रहे हैं उसकी वजह से तरुण तेजपाल ही अब खुद इसमें विक्टिम बन गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो मीडिया है, इस प्रकार की जो वेबसाइट्स हैं, जब ये गलत लोगों का साथ देती हैं, इनसे भी सवाल होना चाहिए। इनसे भी ये पूछना चाहिए कि आपने तरुण तेजपाल जैसे व्यक्ति का समर्थन करते हुए ये क्यों लिखा। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आज भी तरुण तेजपाल खुद को पीड़ित ही बताता रहा है अभी तक। अदालत के फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि उमर खालिद, शर्जील इमाम और सुरेंद्र गाडगिल जैसे लोगों को बिना दोषी करार हुए सालों से जेल में बंद रखा गया है, वैसे ही वो भी उनमें से एक हैं। यानी तरुण तेजपाल अपने आप को राजनीति का शिकार बता रहा है और कह रहा है कि मेरे खिलाफ तो बहुत बड़ी साजिश हुई है, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक समय रेप के आरोपी तरुण तेजपाल को ही पीड़ित बनाने की कोशिश की गई थी। तरुण तेजपाल कोई सामान्य जर्नलिस्ट नहीं है, बल्कि वो एक सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट था। द इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस और आउटलुक जैसी मैगजीन्स में काम कर चुके तरुण तेजपाल ने वर्ष 2000 में तहलका नाम की एक वेबसाइट शुरू की। बाद में तहलका नाम की मैगजीन भी उन्होंने शुरू की। इस कंपनी में ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने अपना पैसा लगाया था, ऐसा कहा जाता है। तरुण तेजपाल उस समय स्टिंग ऑपरेशंस बहुत किया करते थे और उनके जरिए वो लोगों को एक्सपोज करते थे। वर्ष 2001 में एशिया वीक नाम की मैगजीन ने तरुण तेजपाल को एशिया के 50 सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर्स में से एक माना था। उसी साल बिजनेस वीक ने उन्हें एशिया में बदलाव लाने वाले 50 बड़े लीडर्स की लिस्ट में जगह दी थी।
वर्ष 2007 में द गार्डियन ने उन्हें भारत के नए एलीट वर्ग को बनाने वाले 20 लोगों में शामिल किया था। निचली अदालत और हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बात का कई बार जिक्र हुआ कि आरोपी बहुत ताकतवर है, बहुत प्रभावशाली है। लेकिन यह मामला दिखाता है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े लोगों को ना जानता हो, चाहे उसकी पहचान कितने भी बड़े लोगों से हो, वो जजों को जानता है, नेताओं को जानता है, पुलिस वालों को जानता है, ऐसा देश में कौन बड़ा व्यक्ति नहीं जिसे तरुण तेजपाल जानता ना हो। लेकिन अगर उसने अपराध किया है तो एक दिन उसे सजा मिलेगी। इस मामले में उस पीड़ित महिला जर्नलिस्ट की तारीफ करनी होगी जिसने इस केस को आखिर तक लड़ा। लोअर कोर्ट में वो हार गई, उसने हर तरह का अपमान सहा। इस प्रकार के जो मीडिया हाउस हैं, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, इन्होंने भी उसके बारे में न जाने क्या क्या लिखा। तरुण तेजपाल के पक्ष में बात करने वाले मीडिया ने यह लिखा कि लड़की इन्हें फंसा रही है, ये तो खुद विक्टिम है। इसके बावजूद वो लड़की लड़ती रही और आज उस लड़की को इंसाफ मिला है। अब हमारे देश के बच्चों के लिए एक खबर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने वाली कंपनी मेटा पर पिछले 48 घंटों में भारत और अमेरिका, दो इतने बड़े देशों में बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में अब 142 लाख करोड़ रुपए की इस कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू हो चुका है। अमेरिका की एक अदालत ने मेटा पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको याद होगा, भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी के फेसबुक पोस्ट को हटाए जाने के मामले में मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग माफी मांग चुके हैं। कंपनी ने यह भी माना था कि उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डीप फेक वीडियोस, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक और गलत कंटेंट की निगरानी करने और उसे हटाने में कंपनी से गंभीर चूक हुई है। अदालत ने भी मेटा को बच्चों से जुड़े 3 गंभीर आरोपों में दोषी माना है, जो आपको भी सुनना चाहिए। पहला, अदालत ने माना कि मेटा को पहले से ही पता था कि उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाए। दूसरा, फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चे इन ऐप्स पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और उन्हें इनकी आदत लग जाए, लत लग जाए। तीसरा, कंपनी आपत्तिजनक और बच्चों के लिए खतरनाक कंटेंट को रोकने और बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण करने वालों से बचाने में नाकाम रही। इस केस की सुनवाई के दौरान जज ने कहा, जैसे किसी फैक्ट्री का प्रदूषण सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे इलाके की हवा को खराब कर देता है, उसी तरह मेटा के प्लेटफॉर्म्स का बच्चों पर पड़ने वाला बुरा असर भी सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं रहता। इसका असर बच्चों के परिवार, स्कूल, अस्पताल और पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों या उनके माता पिता की नहीं बल्कि इस कंपनी की भी है। अमेरिका की अदालत ने मेटा पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और इस 9,000 करोड़ रुपए में से 5,400 करोड़ रुपए से टीन मेंटल हेल्थ फंड बनाया जाएगा। इस खास फंड का इस्तेमाल उन बच्चों की मदद के लिए किया जाएगा जो बच्चे सोशल मीडिया के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी, डिजिटल एडिक्शन या ऑनलाइन यौन शोषण से जूझ रहे हैं या उनका शिकार हुए हैं। सोचिए, 5,000 करोड़ रुपए ऐसे बच्चों को दिए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल और माता पिता के बीच जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि बच्चों को इन खतरों से बचाया जा सके। अदालत ने मेटा को बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने, एज वेरिफिकेशन मजबूत करने, स्क्रीन टाइम और नोटिफिकेशंस पर नियंत्रण लगाने, AI चैटबॉट्स को सुरक्षित बनाने और हानिकारक कंटेंट को रोकने के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स में बड़े बदलाव करने का आदेश दिया है। मेटा के खिलाफ अमेरिका में बच्चों की सुरक्षा, सोशल मीडिया की लत और मानसिक सेहत को लेकर कई मुकदमे अलग अलग राज्यों और अदालतों में इस समय चल रहे हैं और अगले हफ्ते अमेरिका की एक अदालत में मेटा के खिलाफ एक बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है, जिसमें वहां के 29 राज्यों का यह आरोप है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को बच्चों के लिए लत लगाने वाला बनाया गया है और उनकी सुरक्षा को लेकर लोगों को गुमराह किया गया। यानी ये इंस्टाग्राम और फेसबुक इस तरह से बनाए गए हैं ताकि आपके बच्चों को इसकी लत लग जाए। जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं, ऐसे ही बच्चे सोशल मीडिया के एडिक्ट बन जाए। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम ये चर्चा करेंगे आपसे कि क्या सिगरेट और शराब की तरह सोशल मीडिया ऐप्स पर भी एक वैधानिक चेतावनी अब लिखनी चाहिए कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
नंदिका क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो JK हो। देश का टायर JK टायर। Keeping your money safe is important. But money was never meant to stop there. PNB Triumph brings savings, demat and trading together in one integrated account, helping your money move beyond saving and towards growth. Don't let your money get comfortable. सौ % शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जिस तरह आज दुनिया के अलग अलग देशों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उससे आज एक बड़ा सवाल है और ये सवाल आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप इसके बारे में सोचिए और वो ये है कि इज़ सोशल मीडिया द न्यू टोबैको। एक समय था जब तंबाकू कंपनियां, सिगरेट बनाने वाली कंपनियां कहती थीं कि सिगरेट पीना व्यक्ति की अपनी पसंद है और इससे कुछ नहीं होता, ये पर्सनल चॉइस है। लेकिन बाद में अदालतों ने यह कहा कि यदि किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के नुकसान की जानकारी है और फिर भी वो पर्याप्त सुरक्षा के उपाय नहीं करती और अपने ग्राहकों को उस खतरे के बारे में बताती नहीं है, तो ये गलत है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और इसके बाद से आपको याद होगा, जब आप सिगरेट खरीदते हैं या शराब खरीदते हैं तो उनके ऊपर एक वैधानिक चेतावनी लिखी होती है कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा और ये अनिवार्य है। आज लगभग वैसा ही सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी पूछा जा रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं अब सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि उनका पूरा डिज़ाइन इस तरह का है जो लोगों को और ख़ास तौर पर बच्चों को इसका एडिक्ट बना देता है, इसकी आदत लत लगा देता है। इसलिए अब सिर्फ कंटेंट को लेकर बहस नहीं हो रही, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डिज़ाइन को लेकर ही चिंता है, उनके एल्गोरिदम को लेकर चिंता है। वो एल्गोरिदम जो है वो तय करता है कि आप क्या सोचेंगे, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आप क्या फैशन करेंगे, आपकी भाषा कैसी होगी। लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, स्क्रॉल और ऑटो प्ले जैसे फीचर सिर्फ सुविधा नहीं हैं, बल्कि यूज़र का स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए अलग अलग टूल्स हैं कि आप चिपके रहें स्क्रीन से। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट के साथ साथ उसके डिज़ाइन को लेकर भी कंपनियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और अब वो समय आ गया है कि सोशल मीडिया पर भी सिगरेट और शराब की तरह वैधानिक चेतावनी लिखी जाए, और वो ये होनी चाहिए कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कई रिसर्च ये बताती हैं कि सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से
आपकी नींद खराब हो सकती है, नींद की कमी हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, आपकी जो कंसंट्रेशन की ताकत है, एकाग्रता की ताकत, वो कम हो सकती है। और अगर आपकी ये सारी चीज़ें आपके जीवन से कम हो जाएं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपका ध्यान एक जगह पर लगता नहीं है, आप लगातार चिंता में हैं, आप लगातार डिप्रेशन में हैं, तो आप ना तो पढ़ाई कभी ठीक से कर पाएंगे, और अगर पढ़ाई ठीक से नहीं की तो आगे चलकर नौकरी भी अच्छी नहीं मिलेगी, और जब नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी तो और ज़्यादा डिप्रेशन, और ज़्यादा चिंता, और फिर ये एक विशियस सर्कल बन जाएगा, इसमें से कभी आप निकल नहीं पाएंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। तो डिकोड के आज के एपिसोड को इस समय तक 5.9 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं, यानी 59 लाख व्यूज़ आज के हमारे इस एपिसोड को मिले हैं। आपके इस प्यार के लिए, इस भरोसे के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा होता है। कभी कभी सब बातों को जान लेना भी तकलीफ देता है। नमस्कार।